हेलो दोस्तों, मौर्य एजुकेशन के ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम क्लास 12 का इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 12 का इकोनॉमिक्स और पहला चैप्टर चल रहा है। तो पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, मैंने आपको बता दिया है। और मध्यवर्ती तथा अंतिम अंतिम वस्तु मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया था। ये दोनों ही वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और आज हम जो करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है कि क्या एक ही वस्तु अंतिम अथवा मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है। क्या एक ही वस्तु अंतिम अथवा मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है, ये हमारा आज टॉपिक है। ठीक है, तो क्या एक ही वस्तु अंतिम और मध्यवर्ती हो सकती है, आपके हिसाब से क्या लगता है? ठीक है, देखो, मैं जहां तक बताऊं आपको, तो एक ही वस्तु अंतिम और मध्यवर्ती हो सकती है। कैसे हो सकती है? जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि डिपेंड करता है कि उपयोगकर्ता कौन है। जो उसका उपयोगकर्ता होएगा उसी के अकॉर्डिंग वो अंतिम और मध्यवर्ती बन जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं जो कह रहे हैं हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है। ठीक है, नहीं यानी कि जो एक ही वस्तु और एक ही वस्तु मध्यवर्ती और अंतिम हो सकती है। ठीक है, हो सकती है, पर कह रहे हैं कि यह अंतर वस्तुओं के अंतिम उपयोग पर निर्भर करता है। यह वस्तुओं के अंतिम उपयोग पर निर्भर करता है कि इसका अंतिम उपयोगकर्ता है कौन। अंतिम उपयोगकर्ता एक उत्पादक है या उपभोक्ता है। अंतिम उपयोगकर्ता एक उत्पादक है या उपभोक्ता है, यह निर्भर करता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर अंतिम उपयोगकर्ता इसका एक उत्पादक होगा तो वो क्या कहलाएगी? मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। लेकिन अगर इसका अंतिम उपयोगकर्ता एक उपभोक्ता होगा तो वह अंतिम वस्तु कहलाएगी। कैसे? जैसे यहाँ पे एग्जांपल में बताया गया है, कह रहा है कि जैसे उत्पादक बिस्किट के उत्पादन में चीनी का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है, तो चीनी का क्या कर रहा है? एक उत्पादक चीनी का यानी बिस्किट का उत्पादन के लिए चीनी का कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे में जो चीनी होगी वो क्या कहलाएगी? मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि जब वो बिस्कुट को बेचेगा तो वहां पे वो चीनी का मूल्य भी ऐड कर लेगा। ठीक है, तो चीनी यहाँ पे क्या कहलाएगी? कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल की जा रही है वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए। तो ऐसी चीजें जो कच्चे माल के रूप में वस्तुओं के उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है, और उन्हें उनमें मूल्य वृद्धि कर दी जाती है, तो वो चीजें क्या कहलाती हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती है? मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। किंतु एक परिवार द्वारा चाय में चीनी का उपयोग अंतिम वस्तु कहलाएगा। ठीक है, एक परिवार ने अगर चाय में क्या करा? चीनी का इस्तेमाल किया तो क्या कहलाएगा? अंतिम वस्तु कहलाएगा। देखो, चीनी तो वही है जो एक उत्पादक ने इस्तेमाल करी और एक उपभोक्ता ने इस्तेमाल करी, यानी परिवार ने इस्तेमाल करी। किंतु उपभोक्ता क्या करेगा? उपभोक्ता उसे पुनः बिक्री के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है। लेकिन उत्पादक जो है, उत्पादक उसको बिस्किट में मिलाकर उसे पुनः बिक्री के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो जब पुनः बिक्री के लिए कोई चीज इस्तेमाल की जाती है तो क्या कहलाती है? मध्यवर्ती कहलाती है। लेकिन अगर उसका उपभोग करने के लिए और उसे पुनः बिक्री करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वहां पे वो क्या कहलाता है? अंतिम वस्तु कहलाती है। तो जब परिवार इसी चीनी का इस्तेमाल करेगा तो क्या कहलाएगा? अंतिम वस्तु कहलाएगा। तो क्लियर होगा? ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुओं में अंतर। मध्यवर्ती वस्तुओं और अंतिम वस्तुओं में क्या अंतर है? ठीक है, तो मध्यवर्ती वस्तुओं में और अंतिम वस्तुओं में क्या अंतर है देखते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 6 डिफरेंस है, इसमें 6 अंतर हैं। ठीक है, पहला अंतर क्या है? पहला अंतर है ये उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर रहती हैं। जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं वो क्या है? उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती है, यानी कि अभी इनमें उत्पादन करना बाकी होता है, मूल्य वृद्धि करना बाकी होता है। ठीक है, ये उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं कर चुकी होती हैं। और इसी के विपरीत जो अंतिम वस्तुएं हैं, अंतिम वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी होती है, यानी कि इनमें अब मूल्य वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सभी चरम को यानी कि सभी उत्पादन की प्रक्रिया को पार कर चुकी हैं। ठीक है, और ये बिकने के लिए तैयार हैं, उसे बोलते हैं अंतिम वस्तुएं। दूसरा पॉइंट है हमारा, इनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ठीक है, इनका उपयोग हम किस लिए करते हैं? मध्यवर्ती का इस्तेमाल हम करते हैं अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए, कच्चे माल के रूप में इसका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं मध्यवर्ती वस्तुओं का। ठीक है, लेकिन अंतिम वस्तुओं में क्या होता है? इनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये बिकने के लिए तैयार होती है, ये पूरी तरीके से उत्पादित हो चुकी है, इसलिए। तीसरा हमारा अंतर है, इन्हें पुनः बिक्री के लिए खरीदा जाता है। जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं तो दोबारा से बेचने के लिए हम खरीदते हैं। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुएं जो होती हैं इन्हें हम पुनः बिक्री के लिए खरीदते हैं। जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में बताया था कि एक फर्म दूसरी फर्म को माल बेचने के लिए जब किसी वस्तु को खरीदती है तो वहां पे वो वस्तु क्या कहलाएगी? मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम वाले में। तो अंतिम वाले में क्या कहता है? अंतिम वाले में कहता है कि इन्हें पुनः बिक्री के लिए नहीं खरीदा जाता है। ठीक है, इन्हें आप पुनः बिक्री के लिए नहीं खरीदते हो। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी तरीके से माल बन जाता है, तैयार हो जाता है, वो माल हम डायरेक्ट क्या करते हैं? दुकानों में बेच देते हैं। ठीक है, और वो दुकानदार
उपभोक्ताओं को बेचते हैं, तो ये क्या है, एक तरीके से पूरी तरीके से निर्मित वस्तुएं हैं, तो इन्हें पुनः बिक्री के लिए हम नहीं खरीदते, इन्हें इनका हम उपभोग करने के लिए इनको खरीदते हैं। ठीक है, इन वस्तुओं का उपभोग करने के लिए डायरेक्ट उपभोक्ता खरीदता है। चौथा पॉइंट इसमें, इनमें मूल्य वृद्धि करना बाकी होता है। जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती है इनमें मूल्य वृद्धि करना बाकी होता है, यानी कि कभी ये कच्चा माल होता है, इन्हें उपयोगी वस्तु में बदलना होता है, तो उपयोगी वस्तु में बदलते समय जो खर्चा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मूल्य वृद्धि कहलाता है। ठीक है, तो मध्यवर्ती वस्तुओं में मूल्य वृद्धि करना बाकी होता है। इसके बाद अंतिम वस्तु में क्या होता है, इन वस्तुओं में कोई मूल्य वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि पूरी तरीके से निर्मित होती है। शुरू से एक बात कहते हुए कि पूरी तरीके से निर्मित होती है, उत्पादन की सभी प्रक्रिया को पार कर चुकी होती है, इसलिए इनमें मूल्य वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पांचवा हमारा डिफरेंस है। पांचवें डिफरेंस में कह रहा है कि इन पर किया गया व्यय मध्यवर्ती लागत या मध्यवर्ती व्यय कहलाता है। ठीक है, इन पर आप जो भी पैसा खर्च करते हो क्या कहलाता है, मध्यवर्ती लागत कहलाती है या मध्यवर्ती व्यय कहलाती है। ठीक है, और अंतिम वाले में क्या है, इन वस्तुओं पर किया गया व्यय अंतिम व्यय कहलाता है। इन वस्तुओं पर आप जो पैसा खर्च करोगे वो क्या कहलाएगा, आपका अंतिम व्यय कहलाएगा। ठीक है, छठा और लास्ट है आपका बिल्कुल एंड का, कह रहे हैं कि इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। जो मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता, मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य जो होता है वो अंतिम वस्तु के मूल्य का एक भाग होता है। ठीक है, तो इसका जो मूल्य है वो अंतिम वस्तु में आ चुका है, इसलिए मध्यवर्ती के मूल्य को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये भी है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तु के मूल्य को ही शामिल किया जाता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तु के मूल्य को ही शामिल किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि अंतिम वस्तु के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। याद रहेगा, अंतिम वस्तु के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, सारा कुछ समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, साथ में प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता है। मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं से रिलेटेड हमारा ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि मध्यवर्ती वस्तुओं तथा अंतिम वस्तुओं में भेद का महत्व। मतलब ये कहा जा रहा है कि मध्यवर्ती वस्तुओं और अंतिम वस्तुओं में भेद करना क्यों आवश्यक है, यानी कि इनमें डिफरेंस करना क्यों आवश्यक है, हम इसमें डिफरेंस करते क्यों हैं। ठीक है, इनके बीच के अंतर को क्यों समझते हैं, क्या रीजन है। ठीक है, तो क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय अगर मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु को अलग नहीं किया जाएगा तो राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना हो जाती है, जिससे राष्ट्रीय आय गलत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना से बचना है तो आपको मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में भेद करना आवश्यक है। इनमें अंतर अगर ना किया जाए तो क्या दिक्कत होती है, और अगर अंतर करें तो क्या फायदा होता है। तो देखो, जैसे मान लो कि मेरा कपड़े का व्यापार था, तो मैं 5,000 रुपए के कपड़े लेकर आया कच्चे माल के रूप में। ठीक है, मैं 5,000 का कपड़ा लेकर आया कच्चे माल के रूप में। ठीक है, 5,000 का कपड़ा कच्चे माल के रूप में मैं लेकर आता हूँ। उसमें मूल्य वृद्धि करके मैंने उसे 7,000 का बेच दिया। ठीक है, मूल्य वृद्धि करके मैंने क्या किया, 7,000 का बेच दिया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मध्यवर्ती कीमत जो होगी वो क्या होगी मेरी, तो मध्यवर्ती कीमत मेरी यहाँ पे कहलाएगी, मध्यवर्ती कीमत बराबर 5,000 रुपए। ठीक है, मेरी मध्यवर्ती कीमत यहाँ पे क्या क्या कहलाएगी, 5,000 रुपए। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें कि अंतिम वस्तु की कीमत यहाँ पे क्या कहलाएगी, तो अंतिम वस्तु की कीमत वो मेरी यहाँ पे कहलाएगी 7,000 रुपए। ठीक है, अंतिम वस्तु की कीमत यहाँ क्या कहलाएगी, 7,000 रुपए। ठीक है, यानी कि ये मेरा क्या होगा, ये मेरा राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, इसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल कर देंगे। 7,000 के मूल्य को, 7,000 के मूल्य को हम राष्ट्रीय आय में शामिल कर लेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि 5,000 का हम कच्चा माल लेकर आए थे, 7,000 में हमने बेच दिया, मतलब हमने इनके बीच में 2,000 का क्या कर दिया है, ये हमने करा है मूल्य वृद्धि। क्या करा है, मूल्य वृद्धि। मैं कहना आपको समझ में आएगा कि इसको हम ये हमने क्या करा है, जो 2,000 है ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे मूल्य वृद्धि कहलाएगा, क्योंकि 2,000 के यहाँ पे मूल्य वृद्धि हुई है। 5,000 का कच्चा माल लाए थे, 2,000 हमारी इसमें लागत या प्रॉफिट वगैरह हमने ऐड करा और 7,000 का हमने लाके इसको बेच दिया। ठीक है, तो हमारा अंतिम मूल्य क्या कहलाएगा, यहाँ पे 7,000, मध्यवर्ती क्या कहलाएगा, 5,000। ठीक है, अब अगर आप राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हो और राष्ट्रीय आय की गणना करते समय आपने मध्यवर्ती और अंतिम में भेद नहीं किया, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस नहीं किया, तो क्या दिक्कत होगी। अगर हमने डिफरेंस नहीं किया तो आप क्या करोगे, अंतिम वस्तु का मूल्य 7,000 प्लस मध्यवर्ती का मूल्य कितना, 5,000। ठीक है, टोटल आप कितना लोगे, 12,000 रुपए आप क्या करोगे, राष्ट्रीय आय में शामिल कर लोगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है,
क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था और हम जानते भी हैं कि जो मध्यवर्ती वस्तु का जो मूल्य होता है वो अंतिम वस्तु के मूल्य का क्या होता है, एक भाग बन जाता है। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु का जो मूल्य होता है वो अंतिम वस्तु के मूल्य का एक भाग होता है, इसलिए हम मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को अंतिम वस्तु के मूल्य में नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, दोबारा ऐड नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो राष्ट्रीय की दोहरी गणना हो जाती है, और राष्ट्रीय की दोहरी गणना अगर हम करेंगे तो हमारी राष्ट्रीय गलत आ जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं 5000 आपकी 5000 आपका मध्यवर्ती वस्तु की कीमत, 2000 आपने मूल्य वृद्धि कर दी, टोटल आपका कितना हो गया, 7000 आ गया। ठीक है, तो 7000 आपका जो हो गया वो क्या हो गया, अंतिम वस्तु की कीमत। तो मतलब कि अंतिम वस्तु की कीमत में क्या है, मध्यवर्ती वस्तु की कीमत शामिल है। क्लियर होगा? ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हमें अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं में भेद करना आवश्यक होता है हमारे लिए। ठीक है, तो गाइज मेरे ख्याल में आपको लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो गाइज प्लीज अगर आप मेरे चैनल में बिल्कुल नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली ऐसी नई एजुकेशन वीडियो आपको मिलती रहे और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाऊं।